दोस्तों, हिस्ट्री विद आनंद सर मेरे इस YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एसपीटी एक्ट 1949 पर जो है सो चर्चा करेंगे और हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे कि एसपीटी एक्ट 1949 को कैसे स्मार्ट तरीके से पढ़ा जाए ताकि परीक्षा में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न जो है वो सॉल्व कर पाएँ। जेपीएससी देने वाले जो भी विद्यार्थी हैं तो उनके समक्ष सबसे बड़ी समस्या आज की तारीख में यही है कि एसपीटी एक्ट और सीएनटी एक्ट को कैसे पढ़ा जाए, क्योंकि ये दोनों जो अधिनियम है वो परीक्षा में 14 प्रश्न जो है सो हम लोगों को देता है, जिसका मेरिट में स्थान बनाने को लेकर के अहम भूमिका है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एसपीटी एक्ट के संबंध में चर्चा करेंगे और आपको हम बताएंगे कि एसपीटी एक्ट 1949 को कैसे पढ़ना है हम लोगों को। पहले कुछ इसकी पृष्ठभूमि की चर्चा कर लेते हैं। एसपीटी एक्ट 1949 जिसको संथाल परगना टेनेंसी एक्ट या संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम कहते हैं, इसको हम लोग संथाल परगना भूधारण अधिनियम भी जो है सो कहते हैं। अब काश्तकारी शब्द और भूधारण शब्द में ज्यादा प्रासंगिक क्या होगा इसको कहना, इस पर थोड़ी सी बात हम लोग कर लेते हैं। देखिए, ये टेनेंसी जो शब्द है तो टेनेंसी का शब्द होता है काश्तकारी और काश्तकारी का अर्थ होता है कृषि संबंधी, लेकिन इस अधिनियम में सिर्फ कृषि भूमि से संबंधित ये अधिनियम नहीं है ना, बल्कि हम लोग पाते हैं क्या कि यह जो अधिनियम है इसमें भूस्वामी और रैयत के बीच के संबंधों की जो है सो व्याख्या की गई है। मतलब कि ये भूस्वामी और रैयत के बीच के संबंधों को रेखांकित करता है, इसलिए इसको काश्तकारी कहना बहुत ज्यादा प्रासंगिक नहीं होगा, भूधारण कहना ज्यादा जो है सो उचित होगा। यही वजह है कि विधि विशेषज्ञ जो हैं वो भूधारण कहना ज्यादा जो है सो सही मानते हैं, लेकिन प्रचलन में हम लोग पाते हैं कि इसको संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम भी कह दिया जाता है। खैर, यह जो अधिनियम है ये 1949 में आया। कैसे आया, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, उसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। हम लोग पाते हैं क्या कि संथाल परगना का जो क्षेत्र है तो संथाल परगना क्षेत्र में हम लोग देखते हैं कि 1790 के पश्चात जो है वो संथालों का आगमन आरंभ होता है। ठीक है, बड़ी संख्या में संथाल दल के दल बंगाल के विभिन्न इलाकों से, पुरुलिया, बांकुड़ा आदि क्षेत्रों से, बीरभूम आदि क्षेत्रों से पलायन करके, भाग करके वो संथाल परगना क्षेत्र में आकर बसते हैं, क्योंकि उन इलाकों में जमींदारी शोषण और जमींदारी प्रताड़ना से त्रस्त होकर वो लोग एक नए क्षेत्र की तलाश में, एक नए देश की तलाश में, परदेश की तलाश में, नई जमीन की तलाश में पलायन करते हुए 1790 से संथाल परगना क्षेत्र में आकर बसने लगते हैं। ठीक है, उन लोगों को यह शायद पता नहीं था कि जिस क्षेत्र को छोड़कर हम लोग जा रहे हैं, जिस जमींदारों के भय से हम लोग भाग रहे हैं, है ना, जमींदारी शोषण से छुटकारा पाने के उद्देश्य से जो हम लोग भाग रहे हैं, तो वो लोग नहीं जानते थे कि जिस इलाके में आकर के वो बस रहे हैं वो भी बंगाल प्रांत का ही हिस्सा है और वो भी जमींदारी व्यवस्था या अस्थायी बंदोबस्त वाला ही वो जो है सो इलाका है। ठीक है, अब इस क्षेत्र में जब वो लोग आते हैं तो हम लोग पाते हैं क्या कि 1815 से लेकर 1830 तक अच्छी खासी संख्या में इस इलाके में संथाल लोग जो है सो बस जाते हैं। करीब करीब 427 गांव जो है वो बस चुके होते हैं 1836 तक हमारे इस इलाके में। ठीक है, फिर हम लोग पाते हैं क्या कि 1824 में दामिन ए कोह का जो है सो गठन होता है, लेकिन संथालों का जो शोषण है वो कहीं ना कहीं रुकता नहीं है, बल्कि और ज्यादा बढ़ जाता है। न सिर्फ कंपनी के द्वारा इनका जो है सो शोषण होता है, जमींदारों के द्वारा भी शोषण होता है और फिर महाजनों के द्वारा भी जो है सो शोषण होता है। हम लोग पाते हैं क्या कि संथाल धीरे धीरे लगान न चुका पाने के कारण जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत अपनी भूमि जो है वो खोने लगते हैं, मतलब उनकी भूमि को, उनकी जमीन को जो है सो हड़पा जाने लगता है, चाहे महाजन के द्वारा हड़पा जाए या जमींदारों के द्वारा हड़पा जाए, है ना। तो हम लोग पाते हैं
कि बड़ी संख्या में संथालों को जो है सो अपनी जमीन से जो है सो बेदखल होना पड़ता है। इसी पृष्ठभूमि में संथालों का विद्रोह होता है। 1855-56 में एक बड़ा व्यापक जो है सो विद्रोह होता है और इस विद्रोह के पश्चात हम लोग पाते हैं कि इस क्षेत्र में संथालों को प्रोटेक्ट करने के लिए, संथालों की जमीन को प्रोटेक्ट करने के लिए कई प्रकार के जो है सो कानूनों का निर्माण आरंभ होता है ना। लेकिन फिर भी जमीनों को हड़पा जाना जो है वो बंद नहीं होता और हम लोग देखते हैं कि 1855 से लेकर के 1935 के बीच में हम लोग पाते हैं कि करीब 1,70,401 एकड़ जमीन जो है वो संथालों को खोना पड़ता है। मतलब संथालों का ये 1,70,401 एकड़ जमीन जो है वो गैर आदिवासियों के द्वारा हड़प लिया जाता है। ठीक है, हम लोग पाते हैं कि इसी दौरान जो है मिस्टर गैंजर के द्वारा जो है सो एक बंदोबस्त सर्वे किया जाता है। इस बंदोबस्त सर्वे में बड़ा ही भयावह जो है सो आंकड़ा सामने आता है और तत्कालीन बिहार सरकार के द्वारा जो है सो 1937 में जो है सो एक संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी का जो है सो गठन किया जाता है और इस कमेटी की जो रिपोर्ट है वही रिपोर्ट आधार बनता है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 का। हम लोग पाते हैं कि 1937 तक सारा चीज जो है सो क्लियर हो गया था, लेकिन कानून बनने में विलंब हुआ, कारण इस बीच दूसरा विश्व युद्ध आरंभ हो गया। फिर हम लोग पाते हैं क्या कि दूसरा विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ तो भारत की स्वतंत्रता का संघर्ष अपने पूरे शिखर पर था और अंततः भारत जब स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता के पश्चात हम लोग पाते हैं कि 1949 में इस अधिनियम को जो है सो पूर्ण रूप दिया जाता है। ये अपने आप में अपना एक अलग अधिनियम नहीं है, बल्कि 1855 के पश्चात हम लोग पाते हैं कि समय समय पर विभिन्न अधिनियमों में कई तरह के प्रावधानों को जो है सो लाया गया था। तो 1949 का जो ये एसपीटी एक्ट है इसमें हम लोग कई छोटे बड़े अधिनियमों का जो है सो मेल देखते हैं, है ना। इसका एकमात्र उद्देश्य ही था कि आदिवासियों की संस्कृति को, आदिवासियों की जमीन को संरक्षित करना, आदिवासियों की जमीन से आदिवासी बेदखल ना हो जाएं, इसके लिए पुख्ता जो है सो इंतजाम करना। ठीक है, इसी पृष्ठभूमि में हम लोग पाते हैं कि 1949 का ये अधिनियम आता है। ठीक है, अब परीक्षा में एसपीटी एक्ट से 7 प्रश्न जो है सो पूछा जाएगा। आपको कैसे क्या करना है तो हम लोग को पता होना चाहिए कि ये जो पूरा अधिनियम है तो ये अधिनियम 8 अध्यायों में जो है सो विभक्त है और इसमें 72 जो है सो धारा है। तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा कि कॉपी में आप जो है सो चैप्टर वाइज जो है सो धाराओं को लिखिएगा, है ना। जैसे कि टोटल 72 जो है सो इसमें धारा है तो उसमें आप लिखिएगा जैसे अध्याय 1 जो है वो धारा 1 से 4 तक है। अब अध्याय 1 में जो है सो क्या है तो अध्याय 1 में जो है सो अधिनियम का विस्तार क्षेत्र बताया गया है और फिर कुछ परिभाषाएं इसमें जो है सो अंकित हैं। तो कुछ प्रमुख परिभाषाओं को जो है सो आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि खाली जोत जो है सो किसको कहेंगे हम लोग, कृषि वर्ष जो है सो किसको कहेंगे हम लोग, आदिवासी शब्द को कैसे डिफाइन किया गया है इसमें। ठीक है, फिर हम लोग रैयत किसको कहेंगे, भूस्वामी किसको कहेंगे। तो पहले अध्याय में कुछ प्रमुख परिभाषाओं को जो है सो आपको ध्यान में रखना है और ध्यान रखना है कि पहला अध्याय धारा 1 से 4 तक है। ठीक है ना। इसमें क्या है तो इसमें हम लोग पाते हैं क्या कि अधिनियम का विस्तार क्षेत्र का उल्लेख है और फिर अधिनियम में इस अध्याय में कुछ प्रमुख परिभाषाएं जो है सो दी गई हैं, है ना। फिर उसी तरह से आप आइएगा अध्याय 2 में, तो अध्याय 2 धारा 5 से 11 तक है ना। तो धारा 5 से 11, अब इस चैप्टर में क्या है इसको ध्यान में आपको रखना है। तो 5 से 11 जो धारा है इस अध्याय में, मतलब अध्याय 2 में ग्राम प्रधान और रैयत से संबंधित जो है सो प्रावधान है ना। ग्राम प्रधान और रैयत से संबंधित प्रावधान अध्याय 2 में जो है सो अंकित है, इसको आपको ध्यान में रखना है। फिर अध्याय जो 3 है ये धारा 12 से 36 तक है ना। अध्याय मतलब चैप्टर 3 12 से 36 तक है। इस अध्याय में क्या है
तो रैयत के प्रकारों का इसमें उल्लेख है कि रैयत कितने प्रकार के होते हैं, तो रैयत के प्रकारों का उल्लेख है और रैयत के अधिकार का जो है सो उल्लेख है। मतलब एसपीटी एक्ट में जो अध्याय जो 3 है ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। रैयतों के अधिकारों पर आपको बढ़िया से जो है सो काम करना है, कुछ प्रमुख धाराओं को भी जो है सो ध्यान में रखना है। जैसे चैप्टर 3 में धारा 13, धारा 13 ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, धारा 20, 21 और 23 ये तीनों जो है सो आपके लिए महत्वपूर्ण है। मतलब कि अध्याय 3 में हम लोगों को धारा 13, धारा 20, धारा 21 और धारा 23 इस पर बढ़िया से आपको काम करना है। एसपीटी एक्ट से प्रश्न अगर परीक्षा में पूछा जाएगा तो एक प्रश्न निश्चित रूप से चैप्टर 3 से होगा और वो भी क्वेश्चंस धारा 13 से संबंधित हो सकता है, 20 से, 21 से या फिर 23 से संबंधित हो सकता है। 20-21 तो सबसे महत्वपूर्ण है, तो अध्याय 3 में 20-21 को बहुत बढ़िया तरीके से आपको देख लेना है ना, कि आर्टिकल 20 और 21 में क्या है। ठीक है, फिर अध्याय 4 की अगर हम लोग बात करें तो अध्याय 4 में हम लोग पाते हैं कि धारा 27 से 42 तक जो है सो धारा है इसमें। ठीक है, अध्याय 4 में 27 से 42 तक है। ठीक है, इसमें क्या है भाई, ये चैप्टर जो है वो किससे संबंधित है, तो इसमें बंजर भूमि के बारे में बताया गया है। ठीक है ना, कि किसको हम लोग बंजर भूमि कहेंगे। ठीक है, बंजर भूमि खाली जोतों की बंदोबस्ती से संबंधित प्रावधान है। मतलब इस अध्याय में बंजर भूमि और खाली जोत की बंदोबस्ती कैसे की जाएगी, है ना, क्या प्रोसेस है उसका, तो उससे संबंधित जो है सो ये इसमें प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अध्याय 3 की तरह, इसमें खास करके धारा जो 34 है ये आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और संभव है कि अध्याय 4 के आर्टिकल 34 से एक प्रश्न इस बार हो सकता है ना। तो अध्याय धारा जो है सो 34 आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है ना, चैप्टर 4 के अंतर्गत। फिर चैप्टर 5 में अगर हम लोग आते हैं तो चैप्टर 5 में धारा 43 से 52 तक अंकित है। ये क्या है, तो लगान से संबंधित प्रावधान है इस चैप्टर में। मतलब कि एसपीटी एक्ट के अध्याय 5 में लगान से संबंधित जो है सो प्रोविजन है। तो जिस प्रकार से अध्याय 3 महत्वपूर्ण था उसी प्रकार से अध्याय 5 जो है सो बहुत महत्वपूर्ण है। लगान से संबंधित प्रावधान को आपको बढ़िया से कर लेना है कि लगान किस रूप में देना है, लगान देने का प्रोसेस क्या है ना, बहुत सारा चीज इसमें अंकित है, उसको आपको बढ़िया से देख लेना है। एक प्रश्न जो है वो लगान से संबंधित भी आपका रहना है एग्जाम में। फिर अध्याय 6 में अगर हम लोग आते हैं तो अध्याय 6 में सिर्फ एक ही धारा है और वो है धारा 53, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। सिर्फ धारा 53 को आपको ध्यान में रख लेना है इस चैप्टर से। ठीक है ना, क्योंकि एक ही धारा है इस अध्याय में और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही एकमात्र ऐसी धारा है जो कि 9वीं अनुसूची में जिसको शामिल नहीं किया गया है। ठीक है ना, एसपीटी एक्ट को हम लोग पाते हैं 1990 में एसपीटी एक्ट कि विभिन्न धाराओं को, है ना, या पूरे एसपीटी एक्ट को ही अनुसूची 9 में शामिल कर दिया गया सिवाय धारा 53 को छोड़ करके। मतलब इसमें कोई भी संशोधन बिना संसद के नीचे नहीं हो सकता, संसद ही इसमें संशोधन कर सकती है, लेकिन धारा 53 इसमें शामिल नहीं है। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि 53 में क्या है ये आपको जान लेना है। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं अध्याय 7 में। तो अध्याय 7 में धारा 54 से 66 तक है ना। इसमें क्या है, तो न्यायिक प्रक्रिया का जो है सो वर्णन किया गया और लिमिटेशन का जो है, परिसीमा जिसको कहते हैं, तो लिमिटेशन का जो है सो ये इसमें उल्लेख है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये अध्याय परीक्षा की दृष्टि से। फिर अध्याय जो 8 है, तो अध्याय 8 में हम लोग पाते हैं कि धारा 67 से 72 तक है। इसमें मिसलेनियस प्रोविजंस जो है सो दिए गए हैं। ये भी चैप्टर जो है ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, जो हम पहले ही चर्चा किए कि अध्याय 3 में धारा 13 है ना। तो धारा जो 13 है
ये चर्चा में था जब रघुवर दास की सरकार थी, तो एसपीटी एक्ट और सीएनटी एक्ट में कुछ संशोधन प्रस्तावित किए गए थे, हालांकि वो संशोधन हुए नहीं। तो हम लोग पाते हैं कि एसपीटी एक्ट की जो धारा 13 है उसको जो है सो प्रस्तावित संशोधन में रखा गया था। अब इस 13 में क्या है भाई, तो धारा 13 में ये कहा गया है कि जमीन की जो प्रकृति है, मतलब जमीन की प्रकृति यदि कृषि है तो उससे परे हट करके जो है सो उस जमीन का उपयोग नहीं किया जा सकता है ना। मतलब कि उसकी प्रकृति अगर कृषि है तो वहां कृषि कार्य ही जो है सो आपको करना होगा। इसी को जो है सो प्रस्तावित संशोधन में जो है सो संशोधित किया गया था कि कृषि के अतिरिक्त वहां अन्य दूसरे व्यवसायिक कार्य भी जो है सो किए जा सकते हैं, है ना। लेकिन हम लोग पाते हैं कि यह प्रस्तावित संशोधन जो है सो वापस ले लिया गया है ना। तो आपको ध्यान रखना है, अध्याय 3 पर विशेष फोकस आपको करना है। अध्याय 3 रैयतों के अधिकारों से संबंधित है और उसमें भी हम बता दिए आपको कि धारा 13 को बढ़िया से देखना है और 20 और 21 को तो बहुत बेहतर तरीके से देख लेना है, और फिर 23 को भी चैप्टर 3 में, है ना। चैप्टर 3 में 13, 20, 21 और 23 को जो है सो आपको बहुत बेहतर तरीके से देख लेना है, ठीक है। अध्याय 5 लगान से संबंधित है, तो ये पूरा चैप्टर जो है सो आपको बहुत बेहतर तरीके से देख लेना है। लगान के विभिन्न आयामों को जो है सो आपको बढ़िया से समझ लेना है। आप अगर इस प्रकार से करते हैं, मतलब कि दिमाग में आपका एक सेट रहना चाहिए कि अगर हम एसपीटी एक्ट का अध्याय 4 बोल रहे हैं तो दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि अध्याय 4 में जो है सो किससे संबंधित जो है सो प्रोविजन है ना। अध्याय 3 में किससे संबंधित प्रोविजन है ना। इसी प्रकार से सभी अध्यायों में एग्जैक्ट जो है सो क्या विषय वस्तु है ये आपके ध्यान में रहना चाहिए, और हर अध्याय में धारा कहां से कहां तक जो है सो दिया हुआ है। मतलब चैप्टर अगर 2 है तो ये धारा कहां से कहां तक है चैप्टर 2 में। इससे भी जो है सो आप बहुत सारे प्रश्नों को पकड़ सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, है ना। अगर आपके ध्यान में है कि भाई अध्याय 3 जो है वो धारा 12 से 36 तक है और अध्याय 3 जो है वो रैयतों के प्रकार और रैयतों के अधिकारों से संबंधित है, तो लगान से संबंधित अगर कोई प्रश्न एग्जाम में पूछ दिया गया तो दिमाग में आप, या लगान से संबंधित किसी प्रश्न में अगर धारा पूछ दिया गया तो दिमाग में आपका रहेगा कि नहीं, लगान से संबंधित जो प्रोविजंस हैं वो जो है सो उसमें धारा 43 से 52 के बीच है, मतलब कि 12 से 36 के बीच ये नहीं हो सकता, है ना। तो इससे भी आप बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है सो एसपीटी एक्ट के विभिन्न धाराओं पर जो है सो चर्चा करेंगे, जो कई भागों में होगा। फिलहाल आपको जिस तरह से हम बता रहे हैं उस तरह से जो है सो आप चीजों को देखिए और उसको जो है सो पढ़िए, और बार बार जो है सो पढ़िए, क्योंकि एक बार में जो है सो ये संभव नहीं होगा आपके लिए प्रश्नों को सॉल्व करना। इसलिए बार बार इसको आप पढ़िए और स्मार्ट तरीके से जो है सो पढ़िए, और हम उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर इसमें कर पाइएगा। धन्यवाद।